लोग लेने वाले OCM चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करते हो तो उस फॉर्म को स्टार्ट करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और उसी के साथ साथ क्या क्या ऐसे ऐसे घाटे मिलते हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस तक बंद हो सकता है और आपके घर बार भी बिक सकता है। ऐसे क्या क्या घाटे होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं और मेरिट्स होते हैं, वो सारे चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो इस लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे। सोल प्रोप्राइटर के मतलब कंपैरिजन में आपको क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एक एक करके सारे बेनिफिट्स को देखते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है हमें, वो होता है ईजी फॉर्मेशन का। क्योंकि देखो, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है काफ़ी आसानी से बन जाती है। यानी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बस दो लोगों की एग्रीमेंट चाहिए रहती है कि अगर दो लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ बिजनेस करना है। सपोज़ कि अगर दो लोग हैं और वो दोनों चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं, तो बस उन्हें एक एग्रीमेंट बनाना है अपने अपने एक दूसरे के लिए, एंड देन वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर वो चाहे तो अपना बिजनेस को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ताकि कल को अगर किसी तरह से उन्हें केस वेस करना हो किसी दूसरे फॉर्म के ऊपर, तो उस टाइम पे वो कर पाएंगे अगर रजिस्ट्रेशन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बस एग्रीमेंट बनाना होता है और सीधा भी हम फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। देन अगर हम चाहे तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी आसान होती है। तो बस इतनी आसानी से जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा जो फ़ायदा होता है अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को शुरू करते हो, तो वो होता है कैपिटल का। देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता था, एक बिजनेस है उसका एक ही ओनर रहता था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे रहती थी। मतलब जितना भी कैपिटल लाने का काम है, मतलब पैसा लाने का काम है बिजनेस के अंदर, वो सब वो अकेले ही करता था। तो एक अकेला आदमी कितना मैक्स टू मैक्स पैसे ला पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आदमी नहीं रहता, यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा आदमी है, यहाँ पे मोर पर्सन है नंबर्स में, तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा कलेक्ट हो पाता है, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, पैसे ज़्यादा आते हैं बिजनेस के अंदर। इस वजह से हमारे पास सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कंपैरिजन में हमारे पास ज़्यादा पैसे रहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा कैपिटल रहता है क्योंकि ज़्यादा पार्टनर से ज़्यादा पैसे आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है हमारा, मेरिट होता है, वो होता है बिजनेस सीक्रेसी। देखो, बेसिकली हम पार्टनर्स उन लोगों को बनाते हैं जिन पे हमारा ट्रस्ट होता है और हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को बना लेते हैं या फिर अपने भाई बहन, अपने रिलेशंस में किसी को अपना पार्टनर बना लेते हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके कि कल को वो धोखा ना दे दे। और इस वजह से, जबकि मतलब हमें पता है क्योंकि वो हमारे ट्रस्टेड पीपल है, इस वजह से हमारा जो सीक्रेट्स होते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर के जो सीक्रेट्स होते हैं वो रिवील नहीं हो पाते। हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन्हें पता नहीं चलता है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, हम किसके साथ डील करने वाले हैं, हम कितना कमा रहे हैं, हमारे अकाउंट्स में क्या क्या हो रहा है, कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को किसी भी तरीके से अपनी जो अकाउंट्स जो होती है, बुक ऑफ अकाउंट्स की एनुअली उन्हें पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि कितना कमा रहे, कितना गवा रहे, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे, किनके साथ डील करे, ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट्स ही रहती है बिजनेस के अंदर। यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें पता नहीं चलता कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक हमें बेनिफिट मिल जाता है बिजनेस सीक्रेसी का। नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है वो होता है कंटिन्यूएट एग्जिस्टेंट। हमने सोल ट्रेडिंग में देखा था, एक आदमी था, अगर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, इंसेनिटी हो जाता है, तो उसका जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाता है उसी के साथ में। यानी कि सोल ट्रेडर जो है उसके एग्जिस्टेंस के साथ में जुड़ा होता है उसके बिजनेस का भी एग्जिस्टेंस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ओनर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ओनर्स है, यानी कि यहाँ पे 2 3 4 5 ओनर्स है। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा ओनर्स है, तो अगर एक ओनर की डेथ हो भी जाती है तो दूसरा ओनर उसकी जगह ले लेगा और वो ओनरशिप को मैनेज करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो बिजनेस है वो कंटिन्यूली चलता जाता है। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो कंटिन्यू करते जाएगा। बस उसके लिए उन्हें एक नया बस नोटिस देकर एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा और देन जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके साथ बिजनेस को कंटिन्यू करने का।
नाउ अपना जो नेक्स्ट फ़ायदा होता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। यानी कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टनर्स है, सोल ट्रेडर में क्या होता था, एक आदमी रहता था, उसको डर भी लगता था कि अगर मैं बिजनेस को चेंज कर दूंगा तो कल को लॉस होगा तो सिर्फ मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो अगर कल को अगर कुछ लॉस भी होता है तो सबके अंदर वो सेपरेट हो जाएगा। यानी 1 लाख का लॉस हुआ तो सबके अंदर, मतलब 5 पार्टनर से तो सबको 20-20 हज़ार लॉस होगा बस। और ऐसे अगर अकेले रहता तो पूरा 1 लाख का लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास लॉसेस कम होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डर कम रहता है, इस वजह से हम आसानी से कोई भी चेंजेस कर पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। यानी कि अगर हम सपोज कि अगर हम चाय बेच रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चाय है, हमारे एरिया में लोग कॉफ़ी पीते हैं और वो यहाँ पे लोग चाय नहीं पी रहे, तो हम तुरंत अपना चेंज करके कॉफ़ी भी बेच सकते हैं। अगर लॉस होता भी है तो ज़्यादा लॉस एक पार्टनर को देने की जरूरत नहीं पड़ती, सबके अंदर वो फैल जाता है, सो डैट उसमें डर कम रहता है उसके अंदर। इस वजह से वो ईजिली अपने बिजनेस को चेंज कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उनके पास में। नाउ जो नेक्स्ट फ़ायदा होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का। देखो सोल ट्रेडर में क्या होता था, एक आदमी रहता था, वो थोड़ी बहुत इधर उधर से कोई न्यूज़ सुनी और फिर उसने डिसीजन ले लिया या फिर थोड़ी बहुत रिसर्च की। यहाँ पे क्योंकि 4-5 लोग होते हैं, एक से ज़्यादा आदमी लोग रहते हैं, तो सब कुछ ना कुछ अपने अपने पॉइंट्स देते हैं, सब रिसर्च करके आते हैं, सब अपने पॉइंट्स देते हैं, सबके पॉइंट्स कट आउट किए जाते हैं और जो भी पॉइंट्स जो सिमिलर मिलते हैं उसी से फिर वो डिसीजन लेते हैं। और जो भी डिसीजन आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है सोल ट्रेडर से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने डिस्कशन किया उसके बाद कोई डिसीजन लिया है, तो काफ़ी अच्छी डिसीजन यहाँ पे हमें मिल जाती है, ये भी एक फ़ायदा है। देन हमें दूसरा फ़ायदा मिलता है वो होता है एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक पार्टनर जो है सपोज़ कि बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरा पार्टनर जो है उसने सिर्फ पैसे लगा दिए और वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ज़्यादा पैसे भी मिलने चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट में लिखा है कि जो जितना मेहनत करेगा उसे उतने पैसे मिलेंगे, उतने शेयर्स में जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे टाइम पे जितना मेहनत करेंगे उतना हमें फ़ायदा भी मिलेगा, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है, मेरिट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है वो होता है गुडविल का। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, सब मिलकर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना देते हैं। इस वजह से कस्टमर जो है उनके दिमाग में हमारी एक गुड इमेज बन जाती है, उनके लिए हमारा एक गुडविल क्रिएट हो जाता है। गुडविल का मतलब होता है एक अच्छी इमेज जिसकी वजह से हमें पैसे मिले। यानी कि एक ऐसा माल, सपोज कि एक दुकान है जैसे मान लो, और उस दुकान की बहुत अच्छी इमेज है कि ये जो दुकान है ये अच्छे प्रोडक्ट देता है और अगर कुछ ख़राब भी निकल गया तो हमें एक्सचेंज भी करके देता है, यानी ये जो दुकानदार है वो अच्छा आदमी है, तो ऐसी गुडविल है उसकी। तो लोग उसके बाजू वाली दुकान से ना प्रोडक्ट को खरीद कर खुद जाएंगे उस दुकान से खरीदने के लिए, तो इसी को हम गुडविल कहते हैं, जिनकी मदद से मतलब उनकी अच्छी इमेज की वजह से, उनकी पहचान की वजह से लोग आकर उनके पास प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसी को गुडविल कहते हैं। तो ये गुडविल भी क्रिएट हो जाती है। और अगर किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में आने का है तो उसके पास थोड़ा बहुत गुडविल होना चाहिए, यानी कि उसके पास ऐसी इमेज होनी चाहिए कि वो अच्छा लोग उसे अच्छा समझे कि हाँ ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसके अंदर अच्छे अच्छे सब लोग हैं, ठीक है। नाउ अपना जो लास्ट एक फ़ायदा होता है वो होता है स्पेशलाइजेशन का। क्योंकि देखो सोल ट्रेडर में क्या होता था, उसमें एक आदमी है वो सारे काम करता था, मैनेजमेंट भी खुद ही करता था, फाइनेंस भी खुद ही करता था, सारे काम वो खुद करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, सपोज़ कि 2 लोग हैं, ठीक है। एक जो पर्सन है उसे मैनेजमेंट में काफ़ी मतलब दिमाग लगता है, दूसरा जो है वो सेल में मतलब प्रोडक्ट बनाने में और सेल्स में ज़्यादा दिमाग लगता है। तो अब ये दोनों जब मिलकर बिजनेस करेंगे तो ये मैनेजमेंट करेगा बिजनेस का और एक सेल और प्रोडक्ट बनाने में दिमाग लगाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, सब अपने अपने पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी को एक ही पर्टिकुलर काम करना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं अगर आप पार्टनर फॉर्म को करते हो। अब इसके घाटे देख लेते हैं, क्या क्या हमें डी मिलते हैं अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को करते हो। तो सबसे पहला लॉस जो होता है, डीमेरिट होता है, वो होता है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे जो डी मेरिट्स है वो मेरिट्स के ही पॉइंट है, बट एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे अगर इसे, तो ये एक डी मेरिट भी हो जाते हैं और मेरिट्स भी हो जाते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स। जैसे कि उसके अंदर कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस था, तो वैसे इसमें प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी है। बेसिकली अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंस हो जाती है या फिर इंसिनिटी हो जाती है उसकी, यानी पागल हो जाता है, तो उस टाइम पे बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ अगर नहीं लिखा रहता है एग्रीमेंट के अंदर, तो उस टाइम पे मतलब जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो उस टाइम पे बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होता है एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस।
इसका मतलब होता है अगर सपोज करते हैं जो बिजनेस फॉर्म है, ठीक है, उसने किसी से लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख का लोन लिया है। अब वो जो 1 लाख का लोन है उसे पे आउट करने के लिए, अब सपोज कि मान लेते बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चला और सिर्फ 50,000 की कमाई हुई। अब 50,000 की बिजनेस की कमाई हुई है, बट वो जो बाकी के 50,000 बचे हुए हैं वो भी हमें पे आउट करने, तो वो हमें अपने जेब से निकाल के देने पड़ते हैं, यानी कि बिजनेस के पैसे हमें खुद भरने पड़ रहे हैं। तो इसी को हम एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस कहते हैं, यानी कि लॉ हमें देखता, लॉ इस तरह से देखता है बिजनेस जो है, अगर बिजनेस का कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर भरेगा, क्योंकि पार्टनर का ही वो बिजनेस है। और वो इस तरह से देखता है कि पार्टनर बिजनेस एक आदमी है, पार्टनर का लॉस होगा तो बिजनेस का लॉस होगा, बिजनेस का लॉस होगा तो पार्टनर का भी लॉस होगा। अगर बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो उसे पे आउट करने का काम जो रहेगा वो पार्टनर्स का रहेगा। तो इस तरह से बिजनेस को मतलब हमारे पास एक लीगल स्टेटस नहीं रहता, सेपरेट लीगल स्टेटस। देन एक और घाटा होता है हमारे पास जो होता है डिस्प्यूट्स का, यानी कि क्योंकि यहाँ पे देखो पार्टनरशिप के अंदर एक आदमी तो होता नहीं है कि वो अपने आप से झगड़ा झगड़ी नहीं करेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, कुछ बातें मतलब कुछ अगर डिस्कशन चल रहा है तो उसमें काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि ये हमें ये चेंजेस लाने चाहिए, कोई बोलेगा नहीं ये नहीं लाने चाहिए, ये करेंगे तो हमारा बिजनेस लॉस में जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े झगड़ी होते रहते, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी तो बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा घाटा हो जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर झगड़े, तो ये एक बहुत बड़ा घाटा हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर। देन अपना जो नेक्स्ट डीमेरिट होता है वो होता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग है शेयर, यानी कि जो हिस्सा है पार्टनर का उससे उसको वो ट्रांसफ़र किसी को भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर सपोज कि 2 पार्टनर्स है और एक पार्टनर चाहता है कि मैं अपना हिस्सा किसी और को बेच दूं या फिर दे दूं, तो उस टाइम पे जो पहला पार्टनर है उसे अलाउ नहीं करेगा कि आप उसे भेज सकते हो, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता। अगर जो दूसरा पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बचा हुआ पार्टनर, अगर वो उसे परमिशन दे देता है बेच सकते हो, तब वो बेच सकता है। तो ये एक मतलब परमिशन नहीं मिलती है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता है, आप अपने जो शेयर से हिस्से हो उसे नहीं बेच सकते, किसी को भी दे नहीं सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब ज़बरदस्ती उसे फॉर्म के अंदर रहना पड़ता है, वो चाहता है बेच के किसी और को देने के लिए तो वो दे नहीं पाता है। पांचवा जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्योंकि देखो बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर मतलब हमारे स्टेट के अंदर एक लिमिट दी गई है कि हम सिर्फ इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को अपने बिजनेस फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। यानी कि मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम 50 है, यानी कि 50 मेंबर्स तक को हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रख सकते हैं, उससे अबो नहीं जा सकते, ठीक है, उसकी लिमिट्स को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ पार्टनर्स है, इस वजह से हमारा जो कैपिटल होगा वो भी लिमिटेड होगा, क्योंकि लिमिटेड लोग लिमिटेड कैपिटल्स को ही लेके आ पाएंगे, अनलिमिटेड तो पैसा लाएंगे नहीं, जितना उनके पास होगा उतना लेके आ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास पैसे लिमिटेड होंगे तो इस वजह से हमारी ग्रोथ भी लिमिटेड ही होगी। तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यार हम सिर्फ 85 को ला सकते। कंपनीज तो है 1,00,000-2,00,000 जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास 1,00,000-2,00,000 मतलब पार्टनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 ही है, तो हम कितना ग्रो कर पाएंगे। तो ये एक डीमेरिट हो जाता है, घाटा हो जाता है। देन जो अगला घाटा होता है हमारा वो होता है डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो सपोज करते हैं 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, 2 पार्टनर्स थे, 50-50 का उनका परसेंटेज था। अब एक नया पार्टनर आता है, ठीक है, अब वो जो नया पार्टनर आएगा उस टाइम पे जब वो नया पार्टनर आएगा तो पहली बात तो उनके ऊपर मतलब वो जो 2 पार्टनर्स है उसके उनको उस पार्टनर नए पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा कि हो सकता है ये हमें धोखा दे दे या फिर हमारे साथ कुछ फ्रॉड कर दे, ऐसा मतलब शक होगा या फिर ट्रस्ट नहीं होगा उसके ऊपर। देन एक और प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि वो नया पार्टनर आएगा, अभी पहले ये 50-50 के थे, लेकिन जब वो आ जाएगा तो ये 33% के पार्टनर बन जाएंगे। 3 पार्टनर्स हो जाएंगे तो 33 के हो जाएंगे तीनों। तो उस टाइम पे इनका जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा बिजनेस से। तो इस वजह से ये इन्हें चीज़ अच्छी नहीं लगती पार्टनर्स को, इस वजह से ये भी एक डीमेरिट हो जाता है कि नए जो पार्टनर्स है उन्हें ऐड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सारे जितने भी जो पार्टनर्स है जब वो एग्री कर देते हैं ठीक है ऐड कर लो, तब जाके वो मतलब एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक नए पार्टनर्स को भी ऐड करने के अंदर। देन एक नया जो मतलब आगे का जो घाटा होता है हमारा वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। हमने फीचर्स के अंदर देखा था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि क्या, सपोज कि अगर एक बिजनेस जो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसने 2 लाख का सपोज कि लोन लिया था कि बैंक से, ठीक है, लेकिन कमाई हुई सिर्फ 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख को तो बैंक ले लेगा, रिकवर कर लेगा, लेकिन बचे हुए जो 1 लाख है उसको जो पार्टनर्स है उन्हें देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 2 पार्टनर्स थे, एक जो पार्टनर है उसके पास सिर्फ 50,000 थे, ठीक है, घर बार बेचा 50,000 निकला, सब मतलब
जो उसके पर्सनल पॉकेट से, उसके जेब से पैसे भरने पड़ते, उसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। कि आपका जो बिजनेस है वो नहीं देखेंगे कि उसके अंदर कितने पैसे हैं, आपके घर को भी बेचकर हम अपने जो रिकवरिंग जो है क्लेम जो है उसे पे ऑफ करेंगे। तो इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं कि आपके जेब से पैसे भरने पड़ते हैं, घर से एसेट्स बेचने पड़ जाते हैं। देन अगला घाटा हो जाता है कि रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि क्या है, सपोज कि दो पार्टनर्स थे, ठीक है, ऐसा मानो दो पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। एक पार्टनर जो है उसको आपने ये पावर दी है कि आप जाकर मेरे बदले में किसी भी जो क्लाइंट है उसके साथ डील कर लेना, और मेरे बदले में उसी से डील वील करके सारी बातें कर लेना, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो उसके साथ डील मत करना, मेरे से बात करके डील मत करना, ठीक है। लेकिन वो जो पार्टनर है उसको प्रॉब्लम लगी कि ये जो आदमी है ये हमसे कम पैसे में दे रहा है, फिर भी आप जाकर वो जो पार्टनर है उससे एडवांस में पेमेंट ले लेगा और खुद खर्चा कर देगा, और आपको बताएगा भी नहीं कि हाँ मैंने डील कर लिया, और बाद में पता चलेगा, फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब गलत काम करने की वजह से आपको लॉस हो जाएगा, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हें भी लॉस हो जाता है, और पार्टनरशिप फॉर्म को भी लॉस हो जाता है एक पार्टनर की वजह से। तो इसको हम रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं, यानी कि एक पार्टनर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और कुछ गलत काम करता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कोई लोन ले लेना, ऐसे काम करता है। नेक्स्ट जो घाटा होता है वो होता है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि देखो लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स है, हमारे पास सिर्फ 50 ही पार्टनर्स हम मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं, क्योंकि कम पार्टनर्स है तो पैसे भी लिमिटेड ही होंगे ना, जितने पार्टनर्स रहेंगे उतने ही हमारे पास पैसे आएंगे। अगर एक एक पार्टनर्स 1-1 लाख भी लाते हैं तो 50 पार्टनर्स रहेंगे 50 लाख ही आ सकते हैं। अब उससे ज़्यादा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो इस वजह से हमारा जो बिजनेस होता है वो भी एक लिमिटेड जगह पे एक लिमिटेड एक्सपांशन ही हो पाता है, ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो ये एक लॉस हो जाता है, हमारा डीमेरिट हो जाता है। कंपनीज में काफ़ी सारे पार्टनर्स होते हैं, 1-2 लाख होते हैं, मतलब जितने लोग चाहे उतने ऐड ऑन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 50 ही हो सकते हैं। तो ये एक लॉस हो जाता है। देन जो अपना 10th और लास्ट जो प्रॉब्लम होता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। अभी देखो हमने जो मेरिट था फायदे वाला उसके अंदर देखा था कि बिजनेस के अंदर इसके अंदर सीक्रेसी बहुत रहती है, लेकिन एक तरफ से देखे तो उसके अंदर सीक्रेसी कम भी हो सकती है। किस तरह से, देखो सोल्ड में क्या होता था, सोल्ड ट्रेडिंग कंसर्न में एक आदमी रहता था वो खुद अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4-5 लोग हैं, एक आदमी को मान लीजिए किसी बाहर के आउटसाइडर ने पैसे दिए कि मेरे को अंदर की जो सीक्रेट है, कितना कमा रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तू मुझे दे और मैं उसके बदले में तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। सो दैट वो जो पार्टनर है जिसको ऑफर करेगा वो मनी, तो हो सकता है वो जो पार्टनर है उस पैसे को लेकर हमारी जो अंडर की इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें उसे दे सकता है। तो ऐसे टाइम पे जो ये सारे जो पार्टनर्स है उनमें मतलब कोई हो सकता है जो ऐसा कुछ काम कर दे, तो उस टाइम पे हमारे जो सीक्रेट्स है वो भी रिवील हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ज़्यादा लोग हैं तो मतलब 1-2 पार्टनर जो है वो धोखा दे सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी की, ठीक है। नाउ यहाँ तक तो हमने जितने भी फायदे नुकसान थे वो जान लिए कि कितने फायदे होते हैं और कितने नुकसान होते हैं, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ठीक है। काफ़ी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, जैसे काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं। तो उन सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बारे में एक एक करके हम देखने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई वो वाली वीडियो देखनी है तो आप ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख लेना, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो को इंतजार कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो।